अभी तक तो खैर कोई ठोस कानून भी नहीं थे, पर कुछ राज्यों में कुछ कानून बने हैं। जैसे कोई लालच दे करके, कोई जोर जबरदस्ती करके, बहला फुसला करके, डरा धमका करके, फ्रॉड करके, झूठ बोल करके कोई शादी कर लेता है या धर्म परिवर्तन करवाता है, तो उस पर ये कानून लागू होता है। राजस्थान जी। में भी एक ड्राफ्ट तो सामने आया है, शायद अभी कानून बना नहीं है, पर कुछ राज्यों में अस्तित्व में आ गया है। इससे कितना फर्क पड़ने वाला है? देखिए सर, इसके पीछे इतने प्रभावशाली लोग हैं ना कि क्या मतलब कहा ही नहीं जा सकता है कि कानून बनने के बाद क्या फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। हो सकता है कि फर्क पड़े, लेकिन सत्ता को इच्छा शक्ति जो है वो दिखानी पड़ेगी। अब अजमेर दरगाह, वहाँ का खादिम सलमान चिश्ती, जो नुपुर शर्मा की गर्दन मांग रहा था, फिर बाद में उसके भी उन्हीं खादिमों के वो परिवार से आता है, वो जो कभी 1992 के अजमेर के रेप कांड में शामिल थे। उसमें जो लोग शामिल थे वो युवा कांग्रेस के नेता थे, बड़े-बड़े बिज़नेसमैन के बेटे थे, प्रभावशाली लोग थे वो सारे के सारे। तो उन पर कार्रवाई के लिए आपको सिर्फ़ कानून ही मजबूत करने से काम नहीं चलेगा, उन पर कार्रवाई के लिए आपको सत्ता को और पुलिस को भी इच्छा शक्ति दिखानी पड़ेगी, उसके बिना कुछ भी काम नहीं चलेगा। अब सलमान चिश्ती, उस पर 13 से अधिक मामले उसी समय दर्ज थे, अब लगता है उस पे डेढ़ दर्जन मामले कम से कम दर्ज हो गए होंगे। लेकिन क्या कार्रवाई हुई उस पर? क्या वो उसको जेल में कितने दिन रख पाए? हत्या, हत्या का प्रयास, धर्मांतरण, दुनिया जान के तमाम तरह के मामले उस पे सामने थे, उसके वीडियो भी सामने आ गए थे। लेकिन ये लोग खुद को ख्वाजा का सच्चा सिपाही बताते हैं। अब बताइए, ख्वाजा के सच्चे सिपाही को हाथ लगाने से पहले कानून ही नहीं बल्कि जिन हाथों में कानून का पालन कराने की ज़िम्मेदारी दी गई है, वो हाथ भी मजबूत होने चाहिए, सिर्फ़ कानून ही नहीं, तभी जाके आप ऐसे लोगों को जो है वो छू पाएँगे। तो ये वैसे तो बहुत ही साधारण होते हैं, जो हमने बात भी की कि वेल्डिंग करने वाले, मैकेनिक, फल विक्रेता, इस तरह के लोग होते हैं। लेकिन उनके पीछे जो ताकतें होती हैं, जो उनको छत्र छाया जिनकी होती है उनके ऊपर, वो बहुत मजबूत लोग होते हैं। क्या कारण है कि जहांगीरपुरी में जो पूरा का पूरा एक मोहल्ला ही कचरा बना के रख दिया गया है, और वहाँ पे जब बुलडोज़र की कार्रवाई होती है, एक दरवाज़ा मुश्किल से ध्वस्त किया जाता है, तब तक सुप्रीम कोर्ट में वकील पहुँच जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले लिया जाता है, चूँकि पुलिस तक ऑर्डर पहुँचने में बहुत देर लगेगी, इसलिए खुद जो वामपंथी नेता हैं, वो अपनी गाड़ी में कागज़ को लेके और जहांगीरपुरी आते हैं, फिर यहाँ जो कैंप कर रहे होते हैं पुलिस अधिकारी, उनको देते हैं, और फिर उसी समय तत्क्षण ही कार्रवाई जो है वो रुकवा दी जाती है। तो हमें ये देखना होगा कि हम लड़ किन लोगों से रहे हैं। क्या सिर्फ़ एक कागज़ पर कानून बन जाना जो है यही समस्या का समाधान है? या फिर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो एक तरीके से कह लें विल पावर, जिसको इच्छा शक्ति कहते हैं, वो दिखाई है, वो दिखानी चाहिए, क्योंकि इनके पास राजनीतिक और मज़हबी दोनों तरह की ताकतें हैं। राजनीतिक ताकत से लड़ने के राजनीतिक ताकत का अर्थ है कि वो अपने पीछे 100 लोगों को खड़े कर सकते हैं, अदालत में, थाने में, हर जगह। मज़हबी ताकत का अर्थ ये है कि वो सड़क पे भी 100 लोगों को खड़ा कर सकते हैं, किसी भी कार्रवाई के विरोध में। तो आप कानून तो बनाइए, लेकिन आप ये बताइए कि ये राजनीतिक और मज़हबी जो प्रभाव है इनका, उससे आप कैसे निपटेंगे? उससे निपटने के लिए आपके पास जो है क्या फ्रेमवर्क है, क्या योजनाएँ हैं? क्योंकि इस मतलब जहाँ-जहाँ इस तरह के मामले सामने आए हैं, उसी में इसी तरह के प्रभावशाली लोग पीछे कहीं न कहीं हैं, वो सामने आते हैं। जी। ऐसा नहीं लगता है कि जो एक हजारों वर्षों से एक सिविलाइजेशन की भी एक लड़ाई चल रही है, ये कहीं ना कहीं इन लोगों का एक फ्रस्ट्रेशन भी है, हिंदू समाज को नीचा दिखाने के लिए एक साजिश भी है, और इसलिए बहुत ज़्यादा सतर्कता के साथ नई पीढ़ी को शिक्षित करने की भी एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है, परिवारों की और समाज की। जब बात दशकों की हो रही है, तो केरल के पश्चिमी इलाके में मालाबार में 1921 में जो मोपुला मोपला मुस्लिमों ने जो तबाही मचाई थी, जिस पर वीर सावरकर ने पुस्तक भी लिखी है कि मोपला अर्थात इससे मुझे क्या। और यहाँ तक कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी मोपला में जिस तरह की वो विभत्स घटनाएँ हुई, वो उसको पूरा का पूरा लिखा है, और उसपे उन्होंने
हमला किया कि आखिर ऐसा कैसे किया जा सकता है, कोई भी इतना बर्बर कोई कैसे हो सकता है? तो उनके पास दोनों हथियार हैं। इसको समझने के लिए थोड़ा-सा कह लें कि मोपला जो है वो भले ही 1921 या 22 में हुआ, लेकिन उसकी जो पटकथा थी, वो वर्षों पहले से लिखी जा रही थी। क्योंकि वहाँ हिंदू समृद्ध थे और ये जो थे मुस्लिम वहाँ पे जो मोपला मुस्लिम थे, उनका घर ही चलता था उन समृद्ध हिंदुओं के कारण। उनके यहाँ काम करके, उनकी ज़मीनों पर, उनके खेतों में काम करके और काफ़ी पहले से ये आग जो है उनके अंदर कहीं न कहीं थी कि ये इतने अमीर क्यों हैं और हम क्यों इन पर निर्भर हैं। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये हमारा परिवार चला रहे हैं। इसी तरह से संभल में एक कारोबारी थे, जो मिल चला रहे थे। 1982-83 में जो वहाँ पे दंगा हुआ था और उस मिल में उन्होंने मुस्लिमों को भी रोज़गार दे रखा था, मुस्लिमों के भी घर चल रहे थे। लेकिन जब आग लगाई गई उस समय ये नहीं देखा गया कि हाँ, ये व्यापारी जो हैं हमारा भी घर चला रहे हैं क्योंकि उनके लिए आर्थिक चीज़ें जो हैं वो सब बहुत पीछे रह जाती हैं उनके लिए। उनके लिए सबसे अधिक मायने रखता है कि उनकी जो मंशा है, उन्होंने जो लक्ष्य तय किया है या फिर उन्हें फंडिंग जिस चीज़ के लिए आ रही है, जो लोग फंडिंग दे रहे हैं, उन्होंने जो लक्ष्य तय किया है, वो उन्हें उस रास्ते में वो कहाँ तक पहुँचे। तो उस रास्ते में उनके अपने हों, पराए हों, जो भी आएँ, तो उससे उनको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मुझे लगता है अगर इस मानसिकता को समझना है तो सबसे पहले हमें तो ये मोपला विद्रोह को समझना पड़ेगा कि मोपला विद्रोह माफ़ कीजिएगा इसको मोपला विद्रोह नाम दे दिया गया जैसे कह लें कि किसान विद्रोह या जी हाँ, फिर जी हाँ। ज़मींदारों के खिलाफ विद्रोह इस तरह की चीज़ें नाम दे दी जाती है ताकि इतिहास में उसी तरीके से पढ़ाया जा सके। तो मोपला का अध्ययन करके हमको देखना पड़ेगा कि हर राज्य में, हर जिले में मैं तो कहता हूँ कि हर प्रखंड में एक न एक मोपला मालाबार इस तरह का बनाने की इनकी कोशिश रहती है और उस कोशिश में ये किस कदर सफल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उसके लिए मालदा की घटना ले लीजिए, मेवात की घटना ले लीजिए, अजमेर की घटना ले लीजिए या फिर यूपी में कैराना की घटना ले लीजिए, तो गुजरात में की भरूच की घटना ले लीजिए जहाँ पर इन्होंने जैन समाज के लोगों को वहाँ से एक सोसाइटी छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। क्योंकि जैन लोग अहिंसक होते हैं और ये वहीं पे बकरियाँ काटने लगते थे, गाय काटने लगते थे और वो जानवर की चीखें वो लोग नहीं सुन सकते हैं, तो उन्हें सोसाइटी छोड़कर वहाँ से जाना पड़ा। तो ये कमज़ोर नस समझते हैं और ये ब्यावर वाला जो कांड है, इसमें भी इन्होंने कमज़ोर नस पे ही वार किया है क्योंकि इन्हें पता है कि जो हिंदू लड़कियाँ हैं वो कहीं न कहीं सॉफ्ट टारगेट हैं, कहीं न कहीं उन्हें भड़काया जा सकता है, लालच दिया जा सकता है, फिर ब्लैकमेल किया जा सकता है, तो उनको हम ट्रैप करते हैं और कहा हमारे यहाँ क्या कहा गया है, जो हिंदू धर्म है, जो सनातन धर्म है, इसमें काफ़ी पहले से कहा गया है कि जो लड़की होती है वो घर की लक्ष्मी होती है और फिर बाद में वो किसी और घर में बहू बन के जाती है, तो उस समय भी कहा जाता है कि बहू जो है वो लक्ष्मी का रूप बन के आई है। तो घर में सबसे ज़्यादा इज़्ज़त यहाँ महिलाओं की और लड़कियों की होती है। तो ये वार वहीं पे कर रहे हैं क्योंकि एक लड़की से उसके पति का या फिर कह लें उसके पिता का, उसके बाद में उसके बेटे का विवाह के पश्चात बहुत से परिवार एक महिला से जुड़े होते हैं हिंदू धर्म में। तो वो उस चीज़ पर ये वार करके जो परिवार नाम की संस्था है, जो नैतिक मूल्य हैं, उस सब पे प्रहार करते हैं और ये पूरी की पूरी साजिश सिर्फ़ हिंदुओं को समाप्त करने के लिए नहीं है। ये जो सभ्यता है हिंदुओं की, जो उनके नैतिक मूल्य हैं, जो इतिहास है, उसको समाप्त करने के लिए ये वार किया जाता है।